In last lecture we have started with quantum number. बहुत important topic है, school exams में एक must question रहता ही है इसमें. First quantum number we have already discussed, principal quantum number, right? Principal quantum number, that is first one. Denoted by n. Its values are 1, 2, 3, 4. Represents principal energy level or main shell in which electron lies. It gives us total energy of electron, right? This explains or justifies main lines of spectra of the various elements. Now, और बहुत सारी डिटेल हमने लास्ट में पढ़ी थी, पूरा डिटेल वापस नहीं देखते. नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. सो दिस इज सेकेंड क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. तो अगर धीरे धीरे हम डीमेरिट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम को याद करें तो उनमें से एक डीमेरिट था फाइन लाइंस. याद है, लाइन स्पेक्ट्रा में फाइन लाइंस भी होती हैं. जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक स्पेक्ट्रा में नॉट ओनली मेन लाइंस आर देयर बट सम अदर फाइन लाइंस आर आल्सो सीन, राइट? याद है? हेलो, पता नहीं आवाज नहीं आती या तुम लोग नहीं बोलते. ठीक. What does it justifies? So it justifies presence of fine lines in atomic spectra of multi-electron atoms. मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में जो फाइन लाइंस होती हैं ये उसको जस्टिफाई करता है, राइट? तो क्या एक्सप्लेनेशन? लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन. सीन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जो आपके मेन शेल है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिला है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कैरीज या possess सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. So I'll write a statement. The approx statement would be not all the electrons of any principal energy level possess same amount of energy. तो जैसा आप सोच रहे थे, अगर possess same amount of energy, जैसा आप सोच रहे थे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2. तो इसका कुछ एनर्जी लेवल है -2 पाई स्क्वायर m e रेज टू 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो z मतलब ये हाइड्रोजन के लिए था. तो हमने जैसे बोला था ये फाइन एनर्जी लेवल है, राइट? बट होता क्या है, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स ऐसा होता नहीं. इसी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस शेल में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ही एनर्जीज कम ज्यादा हो जाती हैं. तो ये एनर्जी लेवल्स ही आप जिसको आप सोच रहे हो कि एक एनर्जी लेवल है, वो एक नहीं है, उसके अंदर ही स्प्लिटिंग हो जाती है. आ रही बात सुन में? तो क्या लिखा हुआ है? नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल possess सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्यों? as they move in different paths. आपको भी पाथ एग्जैक्ट मालूम नहीं, किसी को पता नहीं है. हमने देखा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, पाथ की तो हम बात ही नहीं कर सकते, कोई किधर भी घूम रहा है, राइट? प्रेडिक्ट करना ही पॉसिबल नहीं. they move in different paths with different angular momentum. अलग अलग एंगुलर मोमेंटम with different angular momentum. इसकी वजह से उनकी एनर्जी स्लाइटली डिफर करती है, राइट? तो एक ही मेन शेल में सब शेल क्रिएट हो गए. तो वी कैन से within a principal energy level
principal energy level, there exists multiple sub energy levels. एक प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है, जैसे n इक्वल्स टू 2 है, तो उसके अंदर ही सब एनर्जी लेवल्स होंगे. So within a main energy level, principal energy level, there lies sub energy levels. We call them subshells, right? Known as subshells. एक शेल था, उसके अंदर सबशेल्स हो, राइट? आ रही बात समझ में? कैसे जस्टिफाई किया उन्होंने बताया कि एक जो आप प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ले रहे हो, तो हाइड्रोजन एटम में तो ठीक है, बट अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पे बात करोगे तो इसके अंदर भी सब एनर्जी लेवल्स है. इसमें जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, सबकी एनर्जी लेवल सेम नहीं है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है. हाँ, आसपास ही होंगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी होगा, बट देयर आर वेरिएशंस इन एनर्जी लेवल्स. उसके पीछे रीजन है, पाथ अलग है, कौन किस पाथ पे कब जा रहा है कुछ मालूम नहीं, एंगुलर मोमेंटम अलग है, प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, तो उसकी वजह से क्या हो गया, सब एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो गए, राइट? तो सब एनर्जी लेवल्स, तो अब इसमें सब एनर्जी लेवल्स हैं, एक्चुअली टेक्निकली गलत लिख दिया मैंने, 1 में नहीं है, 2 में सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, 3 में होते हैं, 4 में होते हैं, एंड सो ऑन. तो यहाँ पे सब एनर्जी लेवल्स बढ़ गए, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपकी बढ़ गई या उतनी रहेंगी? पहले तो आप बोलते थे शेल टू शेल, अब इस सबशेल से इधर आ गया, इससे इधर आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हेलो? Yes, sir. Therefore, number of electronic transition increases. Electronic transition increases. This corresponds to fine line. यही है उसके अंदर के फाइन लाइंस का राज, राइट? जो पास में लाइंस ही जो आपको पहले नहीं दिखती, बट प्रॉपर रिजॉल्विंग पावर वाला माइक्रोस्कोप लेके देखो तो आपको उसके अंदर फाइन लाइंस नजर आएंगी. तो ये जो फाइन लाइंस आ रही थी, दोज वर ड्यू टू नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट सबशेल्स. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो भाई ऐसे आपने जस्टिफाई किया फाइन लाइन. मेन लाइन जो होती है उसको कैसे, उसको कौन सा नंबर दिखाता है? n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट मेन एनर्जी लेवल्स, राइट? या मेन लाइंस इन स्पेक्ट्रा, ये सब एनर्जी लेवल्स बताते हैं, ठीक है? ओके, किससे डिनोट करेंगे? दिस नंबर इज डिनोटेड बाय L. तो अजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसका, अजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय L, ठीक है? आप देखो, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय L, जैसे उसको n से डिनोट करते हैं, इसको L से डिनोट करते हैं ना. ये क्या बताता है? बेसिकली सबशेल की बात कर रहे हैं. तो सबशेल कहाँ होंगे? शेल के अंदर होंगे ना. सबशेल कहाँ है? शेल के अंदर है, राइट? Yes, sir. हाँ, तो वो इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती L की, वो डिपेंड करती है N के ऊपर. जैसे आप सेक्टर के अंदर जाओगे तो सेक्टर के अंदर जाने के बाद आप बिल्डिंग नंबर सर्च करोगे, तो बिल्डिंग नंबर जो होगा वो करस्पॉन्डिंग टू एवरी सेक्टर होगा. ऐसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू होती है. तो वैल्यू ऑफ L क्या होती है? वैल्यू ऑफ L इज गिवन बाय 0 से लेके n-1 तक. क्या? तो वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन, hence value of L depends on
ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जितनी उसकी वैल्यू उसके हिसाब से एल की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एन का वैल्यू एल एन है, 1 है, एन का वैल्यू 1, एग्जाम्पल के लिए अगर एन का वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन का 1 तो उसके लिए एल का वैल्यू 0 से लेके 1 - 1 0 के बीच में होगा। तो 0 से लेके 0 के बीच में वो 0 ही होगा। तो ए की वैल्यू एल की होती है 0। n = 2 अगर लोगे आप तो l की वैल्यू 0 से शुरू करके 1 तक होगी, मतलब एक वैल्यू 0 एक वैल्यू 1 होगी। n की वैल्यू 3 ले लो तो 0 से लेके 3 - 2 तक, मतलब l का वैल्यू 0 1 2 3 वैल्यू होगी। 4 लोगे तो l का वैल्यू 3, l का वैल्यू हो गया 0 1 2 3। अगर n का वैल्यू 6 होगा तो 0 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? हेलो, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो क्वांटम नंबर है, एड्रेस ढूंढ रहे हैं हम लोग, राइट? तो पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिया, विच टेल्स अस अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन लाइज। हाँ, तो वो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होगा। देन सब एनर्जी लेवल की बात हो रही है, तो भाई उसके लिए हमने एक दूसरा क्वांटम नंबर बनाया, कौन सा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, डिनोट किया एल से। अब सब एनर्जी लेवल किसके अंदर होते हैं? शेल्स के अंदर। तो वो उसकी वैल्यू एन पे डिपेंड करेगी। क्या रेंज होता है? एक वैल्यू नहीं होती, 0 से लेके n - 1 तक। तो डिपेंड करता है आप कौन से शेल के अंदर हो। जिस शेल में होगे उतने सब शेल होंगे। फर्स्ट शेल में n का वैल्यू अगर 1 है तो l की एक ही वैल्यू आती है उसमें, मतलब फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है। n का वैल्यू 2, सेकेंड शेल में आ गया तो 0 और 1, तो l की जो वैल्यू आई दैट मीन्स देयर आर 2 सब शेल्स, राइट? ऐसे करते करते आप कितने भी सब शेल्स हो सकते, ओके, डिपेंडिंग ऑन इन विच शेल यू आर। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय एल। तो ये क्या क्या बताता है? तो सबसे पहले तो ये बताता है नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन एनी शेल। तो नंबर ऑफ, पहली चीज क्या बताएगा? नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन एनी शेल। एक शेल में कितने सबशेल हो सकते हैं ये बताता है प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे n = 1 है तो l की वैल्यू 0 है, तो एग्जैक्टली 1 सबशेल इन फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्डर, ठीक? n = 2 तो l की दो वैल्यू 0 और 1, तो 2 सबशेल इन सेकेंड शेल। अब देख रहे हो, nth शेल में n सबशेल होंगे, ठीक है? 0 से शुरू करके n - 1 तक जाना है आपको। सो थर्ड में n = अगर 4 लिख दिया आपने तो l का वैल्यू 0 1 2 5 लिख देता हूँ, 1 2 3 4। तो फिफ्थ 5 सबशेल्स इन फिफ्थ शेल। ओके, तो ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन एनी शेल। समझा? Yes, sir. Okay. Then it also tells us about shape. So shape of subshells. ठीक है, शेप ऑफ सबशेल्स भी बता दो। ये क्या है शेप ऑफ सबशेल्स? एक्चुअली L = 0 जो करस्पॉन्ड करता है उसको नाम दिया है S सबशेल। L की वैल्यू जो 0 होती है ना, दिस इज नेम्ड एज S सबशेल, राइट? 1 जो है उसको बोलते हैं P सबशेल। L की वैल्यू 0, तो जो सबशेल है उसको नाम दिया S सबशेल। हाँ, derived after the word sharp. P is derived after the word principal. हाँ, इसके पीछे छोटी सी कहानी है, जरूरत नहीं आप लोग जाने की।
डी सब शेल होता है, नाम दिया है। हाँ, ये होता है डिफ्यूज के ऊपर बना हुआ, डिफ्यूज। 3 इज एफ सब शेल, दिस इज फंडामेंटल। एक्चुअली कुछ वहां पे स्पेशल फाइन लाइंस थी, जो लाइंस थी उनका नाम था शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। उन लाइंस के ऊपर सबशेल्स को नाम दिया, राइट। एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। ये किनके लिए है? नंबर्स कौन से हैं? अगर एल का वैल्यू 0 होगा तो उसको एस सबशेल देना है, बोलना है। 1 होगा तो पी सबशेल, एल का वैल्यू 2 होगा तो डी सबशेल, 3 होगा तो एफ सबशेल, राइट। इसके आगे कहीं 4 आया तो उसको जी सबशेल, इसके आगे करते हैं। हमको अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है, अगर होगा तो यू हैव टू नंबर इट लाइक डी ई एफ जी एच सबशेल एंड सो। ये 4 एसपीडीएफ नाम पड़ा किस पे? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। इन नाम के ऊपर उन्होंने एसपीडीएफ बनाया। उसके ऊपर जरूरत पड़ेगी तो फिर आप वही अल्फाबेट कंटिन्यू करते रहो, जी एच आई जे जो भी, ठीक है। अच्छा, अब फिर से हम देखते, भाई इनका शेप तो बताया नहीं आपने, तो नाम बता दिया, ठीक है। तो जब n का वैल्यू 1 हुआ तो p l का वैल्यू कितना हुआ? a की वैल्यू आ गया 0। कौन सा सबशेल कहलाएगा? ये s सबशेल कहलाएगा, और इसका शेप होता है स्फेरिकल। जो s सबशेल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। आई बात समझ में? हेलो, अभी फिलहाल आपको इसको याद ही रखना है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। हमारी बात समझ में? यस सर। यस सर। तो एस सबशेल है जिसका शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है। देन n इक्वल्स टू 1 में तो यही होगा। अब n इक्वल्स टू 2 में गए आप तो l की 2 वैल्यूज आई, 0 और 1 आई। 0 का मतलब फिर से एस सबशेल है, मतलब स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल शेप में, राइट। 1 आया तो उसको पी सबशेल बोलते हैं, और इसका शेप जो होता है डम्बल होता है, इसका शेप डम्बल साइज, राइट। फिर अगर n की वैल्यू 3 डालोगे तो क्या आएगा? l की वैल्यू 0, 1, 2, ये फिर से s, ये p, ये d, इसका होता है स्फेरिकल, इसका होता है डम्बल, इसका होता है डबल डम्बल। और डिटेल में हम लोग इसका शेप एक चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, राइट। एंड एफ सबशेल जिसका शेप बता नहीं सकते, वो होता है कॉम्प्लिकेटेड। एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, तो पी एस पी डी एफ, ये वापस से स्फेरिकल पता ही है, ये भी पता है, ये पता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसका पता ठीक से नहीं है, राइट। तो इससे आपको शेप्स ऑफ सबशेल मिल जाएंगे। आ रही बात समझ में? हेलो, तो एस सबशेल किसी भी शेल का हो उसका शेप स्फेरिकल होगा। पी सबशेल किसी भी शेल का हो, सेकंड से पी सबशेल चालू हो जाता है, सेकंड में भी पी है, थर्ड में भी पी है, फोर्थ में भी पी है, फिफ्थ में भी पी होगा, सिक्स में भी पी होगा, तो पी सबशेल आगे सब में। तो ये सबशेल किसी भी शेल का हो, शेप सबका सेम होगा, दैट इज डम्बल शेप। और डी किसी का भी होगा, डबल डम्बल ही। एफ वैसे ही कॉम्प्लेक्स है, नहीं मालूम, ठीक है। अगली क्या चीज देगा? रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सबशेल। भाई सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती, कम एनर्जी किसकी होती है? फर्स्ट शेल की, फिर सेकेंड शेल की, फिर थर्ड शेल की। अब आप बोल रहे हो शेल के अंदर भी सबशेल है, तो अब सबशेल्स में एनर्जी कैसी अरेंज है? तो किसी भी शेल का, एक पर्टिकुलर शेल की बात कर रहा हूं, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा। इन अ पर्टिकुलर शेल energies of S, P, D and F subshells are
इन फॉलोइंग ऑर्डर, सब उसी शेल की बात है। एक का एस और दूसरे का पी कंपेयर नहीं करना, तो फॉलोइंग एस सबसे कम, पी उससे ज्यादा, डी उससे ज्यादा, एफ उससे ज्यादा। वापस बोलो, किसी भी शेल के अंदर अगर चारों सबशेल हैं तो उन चारों सबशेल्स का कंपैरिजन, एंड नॉट कंपैरिजन ऑफ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एस सबशेल किसी का भी होगा वो हर पी से कम होगा। अब फोर्थ ऑर्बिट का जो एस सबशेल है उसकी एनर्जी जो होगी वो सेकेंड ऑर्बिट के पी से ज्यादा होगी, बट एक ऑर्बिट में जो कंपैरिजन है वो ये। आ रही बात समझ में? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो एक ही सबशेल में अगर आप कंपैरिजन करवाओगे मुझसे तो मैं ये बताऊंगा आपको, ठीक है? देन फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता हो जाएंगे आपको इससे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। हालांकि ये इस नंबर को देख के नहीं, वो आगे जाके पीछे आएगा, बट आज की डेट में हमको पता है अगर एल की वैल्यू 0 है मतलब एस सबशेल है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल की वैल्यू 1 है तो पी सबशेल है उसमें 6 आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्स। फिर एल का वैल्यू 2 है तो डी सबशेल है उसमें मैक्स 10 आएंगे, एल का वैल्यू 3 है तो डी एफ सबशेल है और उसमें मैक्स 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एनी सबशेल, ठीक है? हालांकि वो एल की वैल्यू जान के नहीं आया, वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद बातें समझ में आने लगी हमको, बट आज पता है। आज मेरे से कोई पूछेगा एल का वैल्यू 2 है तो बताओ उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो मुझे पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट? तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है? देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये पता चलता है क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैपिटल एल से डिनोट करते हैं हम, इज रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। So angular momentum of an electron is given by formula root of L into L plus 1 into H upon 2 pi. आई बस उनमें? हाँ सर। तो एंगुलर मोमेंटम तो n पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब किसी भी शेल का सिर्फ L पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किसी भी शेल का s ऑर्बिटल होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम सेम ही रहेगा, राइट? एनर्जीज भले अलग है, एंगुलर मोमेंटम उनका